मंजू सिवाच। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हजारों करोड़ रुपए की डीलिंग करता है हर वक्त। जब से बोर्ड बना आज तक बैलेंस शीट नहीं बनी। मैंने इस बारे में जानना चाहा था तो उन्होंने बताया कि अभी बैलेंस नहीं बनी, तो उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बीओसी बोर्ड की जो एक्ट है उसका रूल है, एक्ट की धारा 27 और 5 और रूल 272 की 2C में यह प्रोविजन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वार्षिक प्रतिवेदन और ऑडिटेड रिपोर्ट इस सदन में रखेगी, लेकिन जब से बोर्ड बना आज तक इस सदन में वो बात नहीं रखेगी। मेरा मूल प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं, उनके विद्यालयों का एक मानक तय है और किराया तय है। मैं बोलना चाहता हूं कि 18 मंडलों में जो 12 जिलों के 24 विद्यालय चलाए जाते हैं, क्या उनका भवन मानक के अनुरूप है? ये कौन सर्टिफाइड करेगा कि मानक के अनुरूप है? सारे विद्यालय छोटे छोटे कमरों में चलाए जाते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपए के करीब जो है उससे किराया वसूल करने का काम किया जाता है। मैं भी बीओसी बोर्ड का मेंबर था, मैंने भी जांच किया है कि छोटे छोटे कमरों में विद्यालय चलाए जाते हैं, दुखद है। और ना आपसे उन्होंने पूछा गया था कि किराया कौन निर्धारित करता है, क्या जिलाधिकारी, संबंधित जिलाधिकारी से उसकी संस्तुति ली जाती है? तो आपने बताया कि जिलाधिकारी से संस्तुति नहीं ली जाती, कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है कि वो किराया तय करे। तो मेरा निवेदन है कि संबंधित क्षेत्रीय उत्तरमार्ग जो भी जिम्मेदार हो, पूरे जिलों के जो क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जो मानचित्र है जो सत्यापित करा है, जो बिल्डिंग का एरिया है वो सर्टिफाइड किया नहीं क्या? माननीय मंत्री इसका जवाब दें। धन्यवाद। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, सैनी साहब, माननीय सदस्य, जिस बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं उस बोर्ड में 2015 से आप सदस्य भी हैं, आज भी हैं। आपका ये प्रश्न है कि मानक के अनुरूप बिहान विद्यालय जो चलते हैं वो जिस भाड़े के मकान में चलते हैं वो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं है? तो पूरी तरीके से मानक के अनुरूप हैं। आपने ये कहा कि इसको सत्यापित करने का अधिकार किसको है और इसका मानक तय करने का अधिकार किसको है? तो मानक तय करने का अधिकार हमारे बोर्ड को है, आपके बोर्ड को है जिसमें आप सदस्य हैं। और जिलाधिकारी उसको स्वतंत्र है। जिलाधिकारी अगर उसकी जांच करना चाहे, हमारे डीएलसी एएलसी जांच करना चाहे वो कर सकते हैं, विभाग का कोई दूसरा अधिकारी जाकर जांच कर सकता है। आप सम्मानित सदस्य हैं, आप भी जाकर जांच कर सकते हैं। आपने कहा भी कि हम जांच कई विद्यालयों में हम गए और जांच किए, उसका जो किराया है तो आपके बोर्ड ने ही उसका किराया भी तय किया है कि 1 लाख रुपया किराया है उसका मानक के अनुरूप। और उसका सारी डिटेल क्वेश्चन आंसर में तो मैंने भेजा है आपको, पूरा डिटेल कितने कमरे होंगे, कै बाई कै के कमरे होंगे, सारा डिटेल हमने दिया है। उसको सत्यापित करने की बात आपने व्यक्तिगत रूप से कही है कि जिलाधिकारी उसको सत्यापित करे। जिलाधिकारी भी सत्यापित कर सकते हैं, बोर्ड भी सत्यापित कर सकता है, हमारे एएलसी डीएलसी भी सत्यापित कर सकते हैं, हमारे श्रम आयुक्त भी सत्यापित कर सकते हैं, हमारे विभाग के कोई दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी जाकर उसको जांच कर सकते हैं। और मानक के अगर कहीं व्यक्तिगत आपको कहीं दिख रहा हो कि मानक के विपरीत जाकर अगर कहीं कोई सत्यापन हुआ है या विद्यालय नहीं चल रहा है तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमको बताइए, हम उसको अलग से जांच कराएंगे। और कार्रवाई का भी हम आपसे कह रहे हैं, अगर किसी ने मानक तोड़ा होगा तो कार्रवाई भी कराएंगे। तो अनुरोध करना चाहता हूं, मैं एक विद्यालय की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के सारे विद्यालय जो आपका हमारा बोर्ड का मानक तय है उसके विपरीत चल रहे हैं। और दूसरा ये कि सदस्य होने के नाते से जो हम लिख के दिया था हमने, तो उस फॉर्मेट से उसकी जांच करा लेते हैं। तो मेंबर का दर्जा क्या है? मेंबर का दर्जा क्या उस फॉर्मेट से नीचे का है इस बोर्ड में जो तय हुआ था। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस बोर्ड का आज तक बैलेंस शीट नहीं बना, उसकी जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो सदन के कार्यालय में नहीं रखा गया। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वो बिल्डिंग किराए पर ली गई है तो अगर वो मानक के अनुरूप है तो किस अधिकारी ने सर्टिफाइड किया उसे जा टेबल करा दे। धन्यवाद आपका।
कि किस जिले के किस विद्यालय को किस अधिकारी ने सत्यापित कराया है, तो हम आपको भिजवा देंगे उसका डिटेल। बैलेंस शीट की भी रिपोर्ट वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं था बैलेंस शीट। इतना बड़ा बोर्ड है, डिटेल में ले लीजिएगा। वो हम आपको माननीय चाचा महोदय, इसी बोर्ड का मामला जी, बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है ना, तो तैयारी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि जी। इसी बोर्ड का मामला है, रिटन में उसमें पैसा ये होता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान ले लेंगे। माननीय मंत्री जी जो लेखाधिकारी इसके जिम्मेदार है, जिन्होंने भुगतान किया है, तो बिना मानक दिए किराए का कैसे भुगतान कर दिया, मानक चेक कर लेना चाहिए था, निवेदन करना चाहिए। जी, वो देख लेंगे। अन्य कोई क्वेश्चन? और इसी जी, से संबंधित एक बताइए। क्वेश्चन था, असंगठित क्षेत्र का पिछले वर्ष जो है 21-22 में 2,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया, संभावित देखते हुए, कोरोना को देखते हुए। उसके बाद अब की बार क्यों नहीं रखा गया? तो मेरा ये निवेदन है कि इस बार क्यों नहीं रखा गया, जब पिछली बार दिया गया था 2,000 करोड़ रुपया, तो इस बार भी व्यवस्था करें। बोलूं धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं निश्चित तौर पर मैं पूरा जो BOCW बोर्ड है, आपने कहा कि ये पैसा, तो आप जानते हैं लेबर सेस का वो पैसा होता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ श्रमिक के जीवन पर, उसके परिवार के जीवन पर, उसके बच्चों के जीवन पर, और आपको बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं, आपको स्वागत करना चाहिए कि पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है श्रमिक के बच्चों के जीवन को बनाने के लिए, उनका पूरा जीवन संवारने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की एक बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है। 12.5 लाख करोड़ रुपया से अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, और मेरा दावा है कि नवोदय से भी बेहतर शिक्षा, ये वाला, और सैनिक विद्यालयों से भी बेहतर शिक्षा वहां श्रमिक के बच्चों को सरकार उपलब्ध कराएगी। थैंक यू। श्री अतुल प्रधान जी, अनुपूरक पूछ लीजिए। अभी कई क्वेश्चनों के जो आंसर मिले हैं, उनमें रोजगार मेलों का बड़ी संख्या में जिक्र है कि कितने लोगों ने वहां से रोजगार पाया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, और सरकार के अनुसार 25 करोड़ की जनसंख्या इस समय उत्तर प्रदेश की है, और असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार थे वो कोरोना में बड़ी संख्या में अपने गांवों की तरफ आए। चूंकि हमारा बुंदेलखंड, हमारा पूर्वांचल और बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे पश्चिम में भी, जहां से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव की तरफ आए थे। कुछ लोग तो संगठित असंगठित क्षेत्र में वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो अपने गांव में आज भी हैं। मैंने माननीय ये सवाल किया था माननीय मंत्री जी से कि ऐसा क्या सरकार प्रयास कर रही है कि जिसमें ऐसे लोगों को जो बहुत तेजी से गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको गांव में रोका जाए। तो सरकार का जो जवाब आया, वो जो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हुए हैं, उनमें भी रोजगार मेलों का लगातार जिक्र किया। रोजगार मेलों की जब बात आती है, तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है या नहीं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी हुई कि जो रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने की सरकार बात करती है, अगर उसकी ठीक ढंग से जांच करा ली जाए तो उसकी सत्यता हमारे और आपके सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है इस सदन में जिसके पास घर पे होते हुए, अपने ऑफिस में होते हुए, जैसे ही सवेरा होता है, नौजवान साथी रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी अप्रेंटिस करा दीजिए, हमें प्रशिक्षण के लिए कहीं भिजवा दीजिए, हमारी कहीं ऐसी नौकरी लगा दीजिए जिससे क्या नाम हम लोग रोजगार पालें। और सरकार लगातार ये बात कहती रही कि हमने 2017 से लेकर 18 तक 63,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 633 मेले लगाए, 685 लगाए, फिर अगले साल में फिर 773 लगाए, फिर 869 लगाए, फिर 822 लगाए, फिर 1575 लगाए, और टोटल 5278 मेलों में 7,46,878 आप लोगों ने चयन किया। मेरा माननीय ये कहना है कि माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है
माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो उन मेलों के रोजगार मेलों के माध्यम से जिन लोगों ने रोजगार प्राप्त किया उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से ज्वाइनिंग के बाद वर्तमान समय में 2017 से लेकर 23 तक आपने जो सूची दी है 7,46,878 की, उनमें से वर्तमान समय में उन रोजगारों पर कितने लोग आज के समय तक हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये एनजीओ के माध्यम से, माननीय सुनिए एक मिनट, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, और ये माननीय मंत्री जी इसे सुझाव के रूप में लेंगे। एनजीओ के माध्यम से सरकार प्रशिक्षण देती है, वो प्रशिक्षण जो एनजीओ के माध्यम से दिया जाता है स्किल डेवलप करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एनजीओ के माध्यम से जो प्रशिक्षण पाते हैं, सरकार के अनुमान में जो धनराशि है उसमें से 100 में से 80% पैसा माननीय मंत्री जी और सरकार जो देती है उनके प्रशिक्षण के बाद देती है, लेकिन उसका 20% जो पैसा है, जो 20% पैसा है, वो तब उस एनजीओ को मिलता है माननीय मंत्री जी, तब वो रोजगार पा जाए, और वो रोजगार जब पाते हैं उसके 3 महीने तक उसकी बैलेंस शीट जब मिल जाए, मिलने के बाद में तब माना जाता है कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और 20% पैसा सरकार तब देती है। पहले इन मेरा का जवाब दे देंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मान्यवर कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि किसी एनजीओ को, किसी एक भी एनजीओ को जो सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया जाता है, उस एनजीओ को 80% से जो प्रशिक्षण का पैसा दिया गया है और जो बाकी 20% देना था आपको, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 3 महीने की बैलेंस शीट देखकर जिनको रोजगार उन्होंने दिलवाया, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 20% पैसे का भुगतान किया है? बताने की कृपा करें। अभी मैं बोलूंगा उसको दोबारा। छाता महोदय, पहले तो एक चीज स्पष्ट कर लें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ रोजगार मेले ही नहीं है, और आप 3 बार से बता रहे हैं। आपने प्रश्न किया, सुन लीजिए। आपने भी काफी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछा, तो जवाब देने दें, है ना? स्पष्ट सवाल क्या है? उसके बाद ही जवाब आ जाएगा। स्पष्ट ही जवाब लीजिए। आपने कहा कि 7,86,878 के हमने जो आंकड़े दिए, ये अभी अपना काम कर रहे हैं कि वहां से छूट गए? बड़ा स्पष्ट है मान्यवर कि कोई भी हमारा बेरोजगार साथी है, अगर उसको कहीं बेहतर जगह उसको विकल्प दिखाई देगा तो एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। अरे भाई आ जाएगी, तो दूसरी जगह भी जा सकता है। और जो व्यवस्था करा रहे हैं रोजगार मेलों के माध्यम से, हमारा नौजवान उससे संतुष्ट है, और पूरी तरीके से अभी तक एक भी बेरोजगार नौजवान ने हमसे ये शिकायत हमारे विभाग से नहीं की है कि हम जहां गए वहां से हम लौट के आए। एक और दूसरा अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हो तो आप हमको भिजवा दें। आप नहीं, हम तो जितने को भेजे सब काम कर रहे हैं, सब अपना रोजी रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि उसमें से कुछ लोग लौट कर आए हैं तो आप हमको उसकी अपनी सूची भिजवा दीजिए, आप हम चेक करा लेंगे और उनके दूसरे रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। और दूसरा, हमारे दूसरे प्रयासों की तरफ पता नहीं क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग। हम ये, आप कितनी बड़ी संख्या में हमारे कुशल कामगार हैं इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अभी सदन, इस बार बजट के सदन में एमएसएमई की चर्चा हो रही है, हमारे परंपरागत जो उद्योग है उसकी चर्चा हो रही है, हमारे लघु और मध्यम उद्योगों की चर्चा हो रही है। ये लघु मध्यम उद्योग में, परंपरागत उद्योगों में कौन लगा हुआ है? हम सेवा मित्र पोर्टल क्यों बना रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए हम प्लेटफॉर्म देने के लिए इसको बना रहे हैं। और
हम इसलिए उनको रजिस्टर्ड अपने यहां कर रहे हैं मानव। और जितने भी कुशल कामगार हैं, और यहां तक ही नहीं, अगर हम उसको सरकार के भी सिस्टम से जोड़ रहे हैं, सरकार के विभागों को भी जोड़ रहे हैं, अगर हमारी सरकार को भी कुशल कामगारों की कहीं आवश्यकता है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। और उससे वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, कामगार हैं उसके बाद पूछ लीजिएगा बात में कनेक्ट कर रहे हैं। तो बार बार जो और हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमने 2 व्यवस्थाएं डेवलप किया, एक भारत सरकार कर रही है, एक उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अधिष्ठाता महोदय, कि हम प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में भी कहीं अगर रोजगार की संभावना कहीं दिखती है तो वो विकल्प भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी व्यवस्था हम कर रहे हैं माननीय। तो माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता कि आप चिंता न करें और निश्चित तौर पर जो हमारे बेरोजगार हैं, नौजवानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और इस बात का पूरा भरोसा बेरोजगारों को है। और इसीलिए सरकार के साथ कदम से कदम उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान मिलाकर चल रहा है। वो अभी मूल प्रश्नकर्ता कर रहे हैं सर, उसके बाद आप बता दीजिएगा, वो बोल रहे हैं अभी। पूछा था दूसरा प्रश्न याद दिला दीजिए। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पहले बताइए। अभी समय, क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने स्पष्ट क्वेश्चन किया था कि 7,46,878 में से कितने लोगों ने आपके ज्वाइन किया। दूसरा मेरा ये था इसके साथ साथ ही कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से आपके 2017 से लेकर 23 तक, जो जनवरी तक का आपने आंकड़ा दिया है, इस समय वर्तमान में कितने लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं। मैंने दूसरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से क्वेश्चन किया था, जिन एनजीओ को आपके लोग या आपके जानकार या जो भी लोग, बुरा मत मानिएगा, जो आपके जानकार लोग चला रहे हैं, जिनको आपने सरकारी पैसा दिया है, उनमें से 80 प्रशिक्षण जो पाए हैं, उनमें से 80% जो प्रशिक्षण पाकर पैसे ले गए हैं, उनमें से जो बाकी का जो सरकार की जो आप सरकार की तरफ से 20% पैसा उनको तब देते हैं, 100 में से 100, 20% तब देते हैं, तब वो 3 महीने की बैलेंस शीट लाकर दे दें। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि उन एनजीओ के माध्यम से कितने लोगों ने प्रशिक्षण पाया, प्रशिक्षण के बाद में कितने लोगों को भुगतान हुआ, भुगतान के बाद में जो 20% जिनके रोजगार के बाद में 3 महीने की बैलेंस शीट आपको मिलने पर आपको 20% उनको भुगतान बाकी का करना था, उतने एक एनजीओ का नाम बता दीजिए जो रोजगार जिनको मिला हो और उन्होंने 3 महीने की बैलेंस शीट आपको दे दी हो और वो बैलेंस शीट पर आपने उनका भुगतान कर दिया हो। साथ साथ एक पूछ लूं, फिर कहेंगे नहीं, पहले इसका जवाब आने दीजिए। एनजीओ का जो बैलेंस शीट है वो आई थिंक नहीं होगा, बाकी जो आप देंगे वो आपके क्वेश्चन में नहीं था ना बैलेंस शीट। हाँ, तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं था। अगर होगा तो मंत्री जी दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन हम इतना, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी हमारे जो कामगार का पैसा है और उसका एक पैसा कहीं नाजायज नहीं जा सकता, कहीं विसंगति नहीं हो सकती। आपने कुछ बातें मूल प्रश्न से अलग किया है, वो सूचना मैं आपको भिजवाऊंगा, लेकिन आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्रमिक का और बेरोजगारों का एक पैसा गलत तरीके से कहीं नहीं कोई जा सकता और कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। माननीय सदस्य, जानकारी है, चलो इनके पास नहीं है, मुझे जानकारी माननीय मंत्री जी, जब माननीय मंत्री जी को जानकारी मिल जाए मुझे अलग से जानकारी पूछें। ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या माननीय जो आप असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार आरक्षण भी, उसमें क्या माननीय मंत्री जी सरकार के माध्यम से दिलाने की कृपा करेंगे? और अगर नहीं तो एक सर को नहीं, अगर नहीं तो क्यों? और इसके अलावा अगर इन सारी चीजों पर नहीं होती, सरकार इसमें कमेटी बनाएगी, मान्यवर सरकार अगर कमेटी बनाएगी तो उस कमेटी के माध्यम से रोजगार मेलों की पोल खुल जाएगी। माननीय मंत्री जी, अगर हमारे मेरठ में आ जाएं, अभी बहुत बड़ा मेला आपने सुबाती में लगाया, उसके माध्यम से मैं आपको रिपोर्ट उपलब्ध करा दूंगा। हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। हमारे यहाँ 3 राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे यहाँ और भी बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे आप जानकारी ले लीजिएगा किस तरह का वो मेला भरा, उस मेले के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।
7 से लेकर 10,000 तक की नौकरी मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, गुड़गांव, उत्तराखंड, इतनी जगहों पर जब व्यक्ति जाता है 8 से 10,000 रुपए की नौकरी पाकर, तो वहां पर वो व्यक्ति वापस चला आता है। मैं इसीलिए माननीय मंत्री जी से स्पष्ट क्वेश्चन किए हैं, अगर जवाब नहीं भी बन पाए तो मैं तैयार हूं कि बाद में लिखित में माननीय मंत्री जी दे दें। सर आप भी प्लीज, आप पूछना चाह रहे थे सर, प्लीज। जवाब है, जवाब अधिष्ठाता महोदया, इसीलिए तो सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है। जो आप रुक जाइए, जवाब ले लीजिए ना। आप सुन लीजिए, चिंता हो रही है, जितना एक्सप्लेन आपने क्वेश्चन करा वो उनको सुन लीजिए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले लोग आज आरक्षण की चिंता कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा आरक्षण पर डाका डालने वाले लोग आज आरक्षण की चिंता कर रहे हैं। जनता ने जो हैसियत दिखाई, कम से कम इतना तो समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। तो सरकार का ये संकल्प है और इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो हमारे पास मैन पावर है, हमारा जो युवा शक्ति है, आपने चर्चा की 5,000 10,000 पर बाहर जा रहे हैं प्रदेश के, यही हमारा संकल्प है। जब वो आंसर दे रहे हैं प्लीज आप मत बोलिए, आप दोबारा मैं टाइम दे दूंगी, आप दोबारा पूछ लीजिएगा। लेट हिम आंसर। रोकना चाहते हैं हम, उनके रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। और इसीलिए चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों का समूह स्थापित करके उनको बोलने दीजिए, उसके बाद रोजगार की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में ही करने जा रहे हैं। जी माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी क्या बोला? नहीं, उन्होंने जी सर, माननीय अतुल जी, आपने जो आप और सर एक मान्यवर जो आंकड़ा इन्होंने दिया ना, उसके बारे में बताया ना, बाबा साहब की चीजों के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी हैं। मैं बस इतना आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि आप इसकी एक कमेटी बना दीजिए। मान्यवर, एक कमेटी सरकार अगर बना दे, ये रोजगार का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसी तरह रोजगार के ऊपर सरकार बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बोलती है, समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है समता और समानता, और सरकार बताएगी समता और समानता किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे, मैं माननीय पूछ रहा हूं, रोजगार मेले के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है। आज इस चीज की पोल इस पूरे सदन, बड़े सदन में खुल गई। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी क्वेश्चन पूछ लीजिए ना। उम्र हमसे बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, यूजर हमारे भी उसमें रहे और हमने बड़े भाई की तरह माना है हमेशा। तो हम तो बस इतना पूछना कहना चाहते हैं कि अगर अभी जवाब नहीं है तो दोबारा जवाब लिखित में भिजवा दे, अगली बार फिर क्वेश्चन वाला लेकर फिर हाजिर हूं। ठीक है, आप बैठे सर प्लीज। जी सर। मानवर कमेटी अधिष्ठाता महोदय, ये बेरोजगारी हमारे प्रदेश की बहुत अभिशाप है, लेकिन बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए इस सरकार। अतुल जी आपका प्रश्न आ गया, आप शांत रहिए। अतुल जी, मान्य सदस्य, आप क्वेश्चन पूछ चुके, आप शांत रहिए, आपस में चर्चा ना करें प्लीज, हमें बता दीजिए क्वेश्चन। जी सर प्लीज। रोक दो। इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं तो अतुल जी आप शांति रखिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल है। बेरोजगारी हमारे प्रदेश के लिए अभिशाप है, लेकिन इस सरकार के पास बेरोजगारी सॉल्व करने के लिए कोई कारगर और सार्थक उपाय नहीं है। हम केवल एक ही सवाल जानना चाहते हैं, माननीय हमारे प्रदेश में कुटीर उद्योग धंधों के लिए प्रजापति समाज था, मिट्टी के बर्तन बनाता था और उनका रोजगार उनके गांव में भी मिल जाता था। लेकिन हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो हमारे प्रजापति का मिट्टी के द्वारा खिलौना बनाना और कुल्हड़ बनाना, मिट्टी बनाना, लेकिन ये आज
ये पूंजीपतियों के हाथ में हो गया है और हमारे गांव का जो गरीब है और प्रजापति है वो खाली हाथ बैठा हुआ है। क्या इसके संबंध में ये सरकार प्रजापतियों के लिए विशेष आरक्षण देकर, विशेष अनुदान देकर के उनके खोए हुए गए हुए व्यापार को पुनः चालू करेगी? जी, मुझे लगता है क्वेश्चन खादी ग्रामोद्योग में चला गया। जितना माननीय मंत्री जी आप जवाब दे दीजिए, डाटा आप बाद में दे दीजिएगा। अधिष्ठाता महोदया, उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसे माननीय वरिष्ठ सदस्य, बहुत वरिष्ठ सदस्य ने जी प्रजापति कुंभार पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है प्रजापति कुंभार के रोजगार को लेकर और उसके बोर्ड, हमने माटी कला बोर्ड बनाया मान्यवर, और धर्मवीर प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं। हम वही कह रहे थे, क्वेश्चन उधर का है। माटी कला बोर्ड बनाया और आज मान्यवर उनके रोजगार को विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार आज इलेक्ट्रॉनिक चाक भी बांट रही है और 24 घंटा उनको बिजली भी दे रही है मान्यवर। अधिष्ठाता महोदय, प्लीज उनको आंसर दे दीजिए प्लीज, 1 मिनट। हमारे प्रिय छोटे भाई अतुल ने जो कहा, तो किसी कमेटी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसके अध्यक्ष श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी खुद हैं, इस बात को देखने के लिए कि कामगार और बेरोजगारों के सामने कोई समस्या न हो, उनके जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, उनके जीवन में कैसे सर्वांगीण विकास लाया जाए। जी बस आखिर में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को इस चीज की बधाई देता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है और आप जवाब इस तरीके से दे रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस से, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश को आपने रोजगार देने का काम किया है। और मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि 4 राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, दिल्ली, बगल में बिहार, झारखंड और बगल में उत्तरांचल, उनके रोजगार दर से क्या उत्तर प्रदेश की रोजगार ज्यादा है या कम है, क्यों इतना बता दीजिए आप। वो क्वेश्चन में नहीं है सर, अगर होगा डाटा तो मंत्री जी दे देंगे आपको, नहीं तो बाद में दे देंगे। नहीं, वो आप लेके आए, आपको कैसे पता लग गया? नहीं, मूल प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है मानव। दूसरी बात, बस ये लास्ट आपने कुछ प्रदेशों का नाम आपने लिया है, तो वहां की बेरोजगारी दर का हम पता लगा लेंगे और उत्तर प्रदेश का क्या है। आज जो भारत का बेरोजगारी दर है, आज भारत का रोजगार दर है, अधिष्ठाता महोदय मैंने रोजगार का पूछा। कोई बात नहीं, उनके पास डाटा नहीं होंगे, वो रोजगार और बेरोजगार दोनों दे देंगे माननीय मंत्री जी, अलग है रोजगार और बेरोजगार। प्रश्न संख्या 11 श्री पंकज जी, अनुपूरक पूछ लीजिए, जवाब तो हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। आज होमगार्ड प्रदेश में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, लेकिन यह सरकार उनके जीवन यापन को सुधारने एवं उनके मूलभूत सुविधाओं को ध्यान नहीं दे पा रही है। महोदय, आवाज नहीं आ रही आवाज। पिछले कई वर्षों से होमगार्डों के बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों पर कोई भी भर्ती न करके सरकार की नाकामी को दर्शाता है। महोदय, जहां एक तरफ सरकार महिला के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा में मातृत्व अवकाश दिया जाता है। महोदय, एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं। ऐसे मृतक होमगार्डों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनके बच्चों को शारीरिक रूप से अनफिट बताकर नौकरी से वंचित कर दिया जाता है, जिससे मृतक होमगार्ड के परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग 34,000 रिक्त पड़े पदों की भर्ती करेंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? दूसरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी से, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महिला होमगार्डों को अन्य प्रदेशों की तरह
मातृत्व अवकाश देंगे, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तीसरा क्वेश्चन है माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने का करेंगे कि शारीरिक रूप से अनफिट मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर क्या सरकार विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, होमगार्ड के सवाल तो इनका है कि क्या नियमित करेंगे, और अनुपूरक में इन्होंने पूछा है कि 2-3 सवाल इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि होमगार्ड विभाग के लिए माननीय हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जो आपकी जब सरकार थी तो कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार में कई महत्वपूर्ण काम, थोड़ा मैं आपको बता दूं। दे रहे वही है, मंत्री जी ने पूछा, आपका सवाल है नियमित करने का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई, और याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड को नियमित करने की जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई। दूसरा सवाल है, वर्तमान सरकार, हमारी माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 2017 में, 2018 में माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि उस समय आपकी सरकार जब थी तो 3 से 75 रुपए होमगार्ड को मिलते थे, लेकिन हमारी जब सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी चिंता की और 2018 में 3 से 75 रुपए में से उनको बढ़ा करके उनके दैनिक भत्ता 500 रुपए कर दिया। यही नहीं, अभी रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए आप, पहले सुन। आपस में विवाद नहीं। माननीय मंत्री जी मेरे को बताइए, उनको थोड़ी बताना है, उन्होंने मेरे थ्रू पूछा। ऐसे चलिए, ऐसे मत चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यही नहीं, 2018 के बाद में 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्डों की चिंता की और 500 रुपए से बढ़ा करके 600 रुपए कर दिया। एक साल के अंदर 100 रुपए और बढ़ा दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था होमगार्डों के परिवारों की चिंता करके और की। हमारे होमगार्ड विभाग का कोई भी जवान ड्यूटी के समय में, भगवान न करे किसी के साथ कोई घटना हो, लेकिन अगर कोई घटना होती है और उसमें वो व्यक्ति ड्यूटी के लायक नहीं रहता है, अपंग हो जाता है, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था उसके परिवार के लिए चिंता करके की। अगर घटना कोई ऐसी घटित हो जाती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसी घटना भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है कि वो हमारा होमगार्ड का जवान किसी एक्सीडेंटल घटना में और इस दुनिया में नहीं रहता है, उस परिवार के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री चिंता की 5 लाख रुपए की व्यवस्था उस परिवार के लिए की। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था। माननीय अवधेश जी, अरे जब तुम पैदा नहीं हुआ तब से विधायक हो। अरे आपको खुद बैठ जाना चाहिए, वो खड़े हुए रहो। बैठिए प्लीज। नो, यू आर नॉट अलाउड। बैठिए, आपको अलाउड नहीं। माननीय अवधेश जी। मानवल, ये होमगार्ड बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपकी सरकार ने होमगार्ड के लिए कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, इनको जानकारी देना चाहता हूं और इनसे चाहता हूं, 89 में मानवल नेताजी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और होमगार्ड विभाग का गुरुतर भार मेरे ऊपर सौंपा, मैं जब गया, एक मीटिंग हो रही थी और हवा आई, टीना कमाना लगता था अभी उड़ जाएगा। मैंने नेताजी से आकर कहा, होमगार्ड विभाग की हालत बड़ी खराब है, मुख्यालय में कोई दफ्तर नहीं है। माननीय नेताजी आप दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, प्रमुख सचिव वित्त को बुलाया और कहा होमगार्ड विभाग के लिए एक शानदार बिल्डिंग होनी चाहिए। और 3 महीने के अंदर
वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। अरे इसमें उसका क्या मतलब है? उसमें क्या है ये जाकर मंत्री जी जाकर देखे और यही अरे बिल्डिंग का पूछा ही नहीं गया। अगर होमगार्ड की किसी ने पहचान दिया है हाँ, तो टेली कार्ड की वर्दी धन्यवाद। पहली बार जब नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें टेली कार्ड की वर्दी दिया है। और भत्ता बढ़ाने का काम माननीय खेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमें होमगार्ड का विभाग सौंपा था, उसमें भत्ता उनको देने का। आप क्या पूछना है? मूलभूत सवाल है माननीय नियमित करने का। अच्छा, सरकार से मैं जानना चाहता मंत्री जी से, जब इनका एक बहुत बहादुरी का इतिहास है, देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर इन्होंने सेवाएं की, अच्छा काम किया है, पुलिस विभाग के बराबर काम किया है। तो इनके नियमितीकरण का सवाल है, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। कब जवाब दे चुके हैं? उनको नियमितीकरण करेंगे, वो जवाब दे चुके हैं। माननीय जगदीश नारायण राय जी, माननीय जगदीश नारायण जी बैठे। पंकज बैठो, बैठे। माननीय पंकज जी बैठे प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह सवाल। बैठे माननीय जगदीश जी, बैठे। अरे बैठो नहीं तो बाहर भेज दूंगा। बैठो, अरे बैठो, हो गए, बैठो। मान्यवर, ये मेरा सवाल मकान से संबंधित है। आज बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में मकान बनाना एक दुरूह कार्य है। हाँ। मैंने इस प्रस्तुत पत्र किया था, क्या सरकार जनपदों में सस्ती दर पर बालू रेट उपलब्ध कराएगी? इसका जवाब आया उचित मूल्य पर पर्याप्त बालू उपलब्ध है, वो कराया जाएगा। उचित मूल्य क्या है? पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि उचित मूल्य कौन सा है जिस पर कि हमको बालू मिलेगा? वो उचित मूल्य की जानकारी पहले बता ले, तो दूसरा बात। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप जरा मान्यवर ये जो सवाल माननीय मंत्री जी ने किया है, तो माननीय सदस्य ने किया है जी, उसको देख लें मान्यवर। उसमें अपने आप में ये उत्तर कंप्लीट है। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं अनुमति नहीं दे रहा। मेरे को अधिकार, मैं अनुमति नहीं दे रहा। बैठ जाइए। नो, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मैं आपको बाहर जाने के लिए कह दूंगा, मैं आपको इंगित कर दूंगा तो आप बाहर चले जाएंगे। मेरे को इंगित करना पड़ेगा आपको, कोई आवश्यक नहीं है। मैंने पूरा जवाब दे दिया। मैं आपका नाम इंगित करूंगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, ये अब किसी भी प्रकार की अभद्रता हाउस में अलाउड नहीं है, कम से कम मेरे रहते हुए नहीं। आप अगर इसके बाद आप बोलेंगे तो मेरे को दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको इंगित कर रहा हूं। आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हाउस में। मान्यवर, आपका सवाल था कि इसके संबंध में बालू खनन के संबंध में नीति क्या है। पहले पार्ट का जवाब दे दिया गया कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन नीति 17 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उपखनिज बालू मोरम के खनन पट्टे ई निविदा नीलामी प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई। मान्यवर, ये प्रदेश में काफी संख्या में बालू मोरम के खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिसके कारण जनपदों में आम जनमानस के उचित मूल्य पर पर्याप्त बालू व मोरम की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। मानवर, इसकी एक 2017 में हमारी सरकार, योगी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने